बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। जो बहुत जुमलों में तब्दील हो चुकी है, जो शुरुआत में मैं बोल भी रहा था, लेकिन 300 यूनिट बिजली देने की बात अखिलेश यादव की, क्या ये इसे भी बीजेपी जो है वो जुमला करार देगी? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो ऐसा ही कह दिया है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है ये सुनेंगे, लेकिन उनसे पहले और जयशंकर जी आपके पास आने से पहले जरा अखिलेश यादव को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा, जो हमारे साथी बाद में जुड़े हैं, और उनके बाद योगी आदित्यनाथ को भी सुनते हैं। और सवाल आपसे अभी से ही सवाल पूछ लेता हूं जयशंकर जी कि क्या मुद्दों को या मुद्दा विहीन होती जा रही है बीजेपी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। चुनाव में जो एजेंडा सेट करने की कोशिश में लगी रहती थी बीजेपी, इस बार कुछ भी नहीं चल रहा है। अब्बा जान नहीं चल रहे हैं, चचा जान नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे जान तो निकल ही गए। उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो भी मुद्दे अब आपके काम नहीं आ रहे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं अखिलेश यादव को। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। तो ये दो प्रमुख मुद्दा, एक जो जनता है उनके लिए 300 यूनिट फ्री, और दूसरी बात कह रहे हैं कि किसान भाइयों के लिए जो पहले की तरह पूरी सिंचाई के दौरान जो बिजली यूज करेंगे आप, वो फ्री, अगर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो। लेकिन इस पर क्यों तिलमिलाई बीजेपी? और बीजेपी के वहां के मुखिया यानी उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में आज हमने बिजली दे दी है। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय जलती हुई दिखाई देती है। तो जयशंकर जी, जो दावे हैं, जो वादे हैं, प्रति दावे, इसमें कितना दम दिखाई दे रहा है? झोपड़ी से लेकर के राजमहल तक बिजली दिखाई देती है, लेकिन अखिलेश यादव ये नहीं कह रहे हैं कि बिजली दिखाई देगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो आप बिजली यूज करेंगे, झोपड़ी वालों या बाकी जनता, 300 यूनिट तक हम फ्री देंगे, और किसान जो सिंचाई करेंगे और सिंचाई में जो बिजली यूज करेंगे वो फ्री। तो यहां दो बातें, एक, क्या आपको लगता है कि मुद्दा विहीन होती जा रही है बीजेपी? नहीं, मुद्दे तो उनके अपने हैं, जो सेट एजेंडा उनका है। मुश्किल यह है कि उनका कोई मुद्दा काम नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये पहली बार ऐसा हुआ है हाल के दिनों में कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने एजेंडा सेट कर दिया जिस पे भाजपा के लोगों को रिएक्ट करना पड़ रहा है। अब देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो बात हाल के दिनों में राजीव जी देखने को मिल रही है, इस तरफ हमारा चुनाव आयोग भी देखता नहीं है कभी, या अदालतें भी नहीं देखती हैं, कि अभी जितनी रैलियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री की हो, गृह मंत्री की हो, मुख्यमंत्री की हो, ये किसी न किसी परियोजना के शिलान्यास या उद्घाटन से संबंधित हैं। ये भाजपा की रैलियां नहीं हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री लगातार इस तरह की भाषा बोल रहे हैं जैसे वो भारतीय जनता पार्टी की रैलियों को संबोधित कर रहे हैं।
उसमें परियोजना के बारे में क्या उद्घाटन है, क्या शिलान्यास है, ये सब ना बोल करके ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें अपना वो कर रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं। अब इस बार चूंकि वो फंस गए, देखिए मुश्किल क्या है कि हमारे देश में इस समय ऐसे इग्नोरेंट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं प्रदेश में कि उसके बारे में कुछ कहना ही मुश्किल हो रहा है। अब योगी आदित्यनाथ जी जब ये बातें बोल रहे थे तो थोड़ा सा होमवर्क करके आते वो, तो बताते कि भाई अखिलेश यादव के शासनकाल में कितने घंटे बिजली मिलती थी और बिजली के रेट क्या होते थे उस समय, और हम जब से आए हैं तब से हम कितनी बिजली दे रहे हैं और उसके रेट क्या हैं। अभी कुछ रेट हमारे मित्र पुष्परंजन ने बताया कि जो उत्तर प्रदेश में बिजली के रेट हैं, मुझे जहाँ तक याद आता है कि जब भाजपा ने वादा किया था या आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि साहब हम ग्रामीण इलाकों में 20 घंटे बिजली देंगे और शहरी इलाकों में 24 घंटे बिजली देंगे। आज उत्तर प्रदेश में बलिया से लेकर बागपत तक आप सर्वे करके देख लीजिए, कितने घंटे गांव में बिजली मिल रही है और कितने घंटे शहरों में मिल रही है। यही नोएडा में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के लोग बता सकते हैं कि कितने घंटे मिलती है, कितने नहीं मिलती है। जो पहले जो स्थिति थी अखिलेश यादव के ज़माने में जो थी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर तो हमको नहीं लगता कि वही है। हाँ, बिजली के रेट ज़्यादा ज़रूर बढ़ गए हैं। दूसरी बात यह है, जैसे उनका ये कहना था कि मुफ्त में बांटना या ये करना इन लोगों की आदत में रहा है। भाई मुफ्त खाद्यान्न योजना कौन चला रहा है अभी, और चुनाव तक उसको किसने बढ़ाया? मार्च तक कहा है, तो मार्च मतलब चुनाव जब तक संपन्न होंगे तब तक तो चलाएंगे ही चलाएंगे। अखिलेश यादव ने पिछले सरकार में लैपटॉप बांटे थे, अब उसकी देखा देखी आपने भी शुरू किया, आपने भी टैबलेट और क्या क्या मोबाइल फ़ोन बांटने की शुरुआत कर दी। तो मतलब दूसरा अगर कोई कुछ करता है तो फ्री बीज कहा जाए और हम जो करते हैं तो सदाव्रत माना जाए। अद्भुत है। और पूछने वालों पैसा कहाँ से आएगा? भाई जो काम आप अपनी रैलियों में जितना हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, एक रैली में कितना खर्च होता होगा अगर इसका आप अनुमान लगा कर देखें प्रधानमंत्री की या मुख्यमंत्री की रैलियों में, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, चौंधिया जाएंगी। उसी तरह से जो पिछले 1.5 महीने से हमको लगता है कि जो जितने हिंदी और अंग्रेजी के अखबार हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, दिल्ली के, बंबई के भी अखबारों में जिस ढंग से विज्ञापनों की लड़ी झलक रही है, पहला पन्ना से लेकर के और कितने पन्ने, हम तो दिल्ली में बैठ करके अपने घर में जो अखबार आते हैं उन अखबारों में देखते हैं किसी किसी दिन तो 5-5 पन्ने 6-6 पन्ने के विज्ञापन हैं। तो इन सारे विज्ञापनों का भी अगर पैसा निकाल लीजिए, भाई आपने सर कुछ किया तो है नहीं। आप ये भी नहीं बता रहे हैं कि हमने ये बता देना चाहिए कि 5 साल में, पौने 5 साल में हमने ये काम किए, विज्ञापनों में कम से कम यही निकल के आ जाए। तो तब तो लोग सवाल करना शुरू कर देंगे कि महाराज आपके विज्ञापन में ये कहा जा रहा है लेकिन सच्चाई तो ये है। आप कह रहे हैं ये होगा, 5 साल के बाद हम ये करने जा रहे हैं, ये योजना शुरू होगी, वो योजना शुरू होगी। भाई ये सब योजनाएं पहले क्यों नहीं कर लिया शुरू आपने? तो चूंकि आपने कुछ किया नहीं है तो इसलिए आपके उस तरफ के मुद्दे तो हैं नहीं। अब बेहोशी का आलम है, खप्तुल हवासी का आलम है, या जिस ढंग से होश उड़ने की बात जो आप कर रहे हैं वो इसीलिए उड़ रहा है क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आप सिर्फ दूसरों को गाली देना, दूसरों के बारे में अपशब्द बोलना। अब सोचिए कि किसी देश का प्रधानमंत्री अगर सार्वजनिक सभा में कह रहा हो, एक इत्र व्यापारी या एक व्यापारी के घर पे कानपुर में जो छापा पड़ा, उसको बता रहा है कि समाजवादी इत्र का भ्रष्टाचार फैला रहे थे, अखिलेश यादव का नाम लेकर के कि उनके लोग थे, समाजवादी पार्टी के लोग थे। पीयूष जैन का कोई रिश्ता नहीं मिला समाजवादी पार्टी के साथ। इतना इग्नोरेंट, मतलब आप जब सभा में बोलने जाते हैं किसी, तो कम से कम आपको फीड अपने इंटेलिजेंस से, अपनी एजेंसी से तो ले लेना चाहिए इतना कि हमको बोलना है, इस पर हम क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब बोल रहे हैं, और चूंकि वो बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, फिर उनके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह वो भी बोल रहे हैं। अब चूंकि हमारे देश में लोकतंत्र उस ढंग से उतना प्रोएक्टिव नहीं है अपोजिशन हमारे यहाँ का, नहीं तो उनको अदालत में ले जाता कि भाई बताइए जरा प्रूव करिए कि पीयूष जैन से समाजवादी पार्टी के इत्र से क्या लेना देना है। लेकिन तो नहीं हुआ। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए, मतलब कितनी बेशर्मी हो सकती है राजीव जी, कि एक दिन पहले आपने जो गलती की, जैसे हम लोगों ने भी कहा भाई कि लगता है कि अब वो उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर से वो छापा पड़ेगा।
और संजोग से उसके बाद तुरंत पड़ गया पुष्पराज जैन, जो समाजवादी पार्टी के विधान पार्षद हैं, इत्र का व्यवसाय करते हैं। उन्होंने जहां गोबर और गोमूत्र की चर्चा हो रही थी तो वहां समाजवादी इत्र की उन्होंने चर्चा कर दी, समाजवादी इत्र लॉन्च कर दिया था। तो अब चूंकि दुर्गंध में जीने वालों को सुगंध थोड़ी अच्छी नहीं सुहाती है, तो फिर अब उनके ऊपर पड़ा गया, उनके यहाँ छापा पड़ गया। अब कोई और एक इत्र का व्यवसायी है। भाई देखिए, सीधी सी बात है, अगर किसी ने काला धन दबा करके रखा है, अगर किसी ने गलत तरीके से पैसा जमा करके नकदी अपने घर में छिपा के रखा है या सोने के रूप में रखा है, हम उसको कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते, उस पर एक्शन होने चाहिए। लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध के जरिए, जिसे लगे कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है, मतलब सब लोगों ने कहा, मतलब अखिलेश यादव ने भी कहा था कि भाई पीयूष जैन तो गलतफहमी में उनके यहाँ चले गए थे लोग, इनको तो करना था पुष्पराज जैन के पास, और फिर उसमें आपने जस्टिफाई भी कर दिया कि हाँ अखिलेश यादव सही बोल रहे हैं। तो ये सब बेहोश, मतलब जो होश उड़ने में ही ये सब काम होते हैं। अगर आपके पास होश में हैं आप, तो आपको कहना चाहिए कि भाई देखिए हम छापे मार रहे हैं, और लेकिन छापे चुनाव के पहले क्यों मार रहे हैं? आप याद करिए कि नोटबंदी कब हुई थी इस देश में। नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 में। उसके 2-3 महीने बाद विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे। आज ये सब छापे कब पड़ रहे हैं? दिसंबर महीने में। 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं जी। ऐसा क्यों? आपके इंटेलिजेंस के पास, आपके खबरियों के पास क्या ये खबर पहले से नहीं थी कि पीयूष जैन के पास कितने पैसे हैं? शिखर गुटखा जो चलता है उसमें उनका सप्लाई होता है, और उनके विज्ञापनों में कैसे मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री की तस्वीरें छपती हैं, ये सारी बातें आपके पास जानकारी में नहीं थी। करना था साल भर पहले करते, 1.5 साल पहले करते, तो लोगों को लगता कि हाँ जी बात तो ठीक हो रहा है। लेकिन आप चुनाव के पहले कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप राजनीतिक प्रतिशोध, आप चाहते हैं कि कोई भी विपक्ष का जो आर्थिक स्रोत है, आर्थिक संसाधन जो हो सकता है, उस पर चोट पहुंचाई जाए। यानी कोई भी अगर उसको मदद करने वाला है, कोई उसके लिए इत्र लॉन्च करने वाला है, या कोई उसके लिए चंदा देने वाला है, तो पहले ही से ऐसा उसके खिलाफ छापेमारी कर दो ताकि वो इससे परहेज करे, उसकी तरफ जाए नहीं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं राजीव जी। मुश्किल यही है कि देखिए, महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, बेरोजगारी पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार अनवरत बढ़ रहा है। मतलब अभी से ही धुरे, अब तो मतलब भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि भाई 15 लाख रुपए तक का भ्रष्टाचार तो कोई भ्रष्टाचार मानना ही नहीं चाहिए, ये भाजपा के सांसद कह रहे हैं। तो इसलिए अब इन लोगों के लिए सब इशूज ही नहीं है, लेकिन इस पर कोई लगाम नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं ये लोग। कोरोना से जो बदहाली हुई थी, अभी भी कोई तैयारी नहीं दिखाई दे रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के चूंकि उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। अब आप कल्पना कर सकते हैं लोकतंत्र में धर्म संसद नाम की जो संस्था के मंच पे जिस ढंग से भाषण हुए हरिद्वार में, या जिस ढंग से आपके छत्तीसगढ़ में भाषण हुए, और उस पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का अभी तक कोई बयान तक नहीं आया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जितनी घटिया और गंदी भाषाओं का इस्तेमाल होना चाहिए, वो सब कालीचरण नाम के कोई एक कौन है लंपट, उसने किया। और उसको जस्टिफाई करने के लिए जिसके बारे में, जिसने मुसलमानों के कत्लेआम का आह्वान किया था धर्म संसद में हरिद्वार की, वो तीनों लंपट, चारों लंपट एक साथ मिलकर के कह रहे हैं कि हम कालीचरण महाराज के साथ खड़े हैं। कालीचरण महाराज को अगर नहीं छोड़ेंगे, नहीं रिहा होंगे, तो हम लोग फिर सड़क पर ये करेंगे। उस पर कुछ भी प्रधानमंत्री का नहीं बोलना, उस पर कुछ भी मुख्यमंत्री का नहीं बोलना, गृह मंत्री का कुछ भी नहीं बोलना, ये इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए और इस देश के लोकतंत्र के लिए इससे अधिक खतरनाक बात और क्या हो सकती है। तो इसलिए राजीव जी, अब मुश्किल क्या है, ये सब करने के बावजूद इनका उसका उनको डिविडेंड नहीं मिल रहा है, कहीं कोई रिएक्शन उस ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है। ना तो विपक्षी की पार्टियां उस पर ज़्यादा ये हो रही हैं कि आपको, आपके हाथ में कोई एजेंडा दे दे, कोई इशू मिल जाए, या ना दूसरा जो लोग हैं जी, खासतौर से अकलियत के लोग हैं, वो भी ठीक है, आप जो बोल रहे हैं बोलते रहिए, बोलिए, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। तो इससे इनका सारा दांव जो है, मतलब जो बेगम अख्तर का है ना कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, तो सारी तदबीरें इनकी उल्टी ही पड़ रही हैं, इसलिए इनके होश उड़े रहे हैं।